गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मीन्स दैट हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चल रहा है। अब हम यूनिट ख़त्म करने की कगार पे खड़े हुए हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो पोलराइजेशन ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हो कोई, जैसे कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास में, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो डिस्प्लेस्ड हुए पड़े हैं इधर उधर, यानी कि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, इनके मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, तो क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज वो पॉजिटिव की साइड में चला जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की साइड में चला, लाइक दिस। इस तरह से मेरी बात समझ सकते हो आप लोग। ये देखिए, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव के जो मॉलिक्यूल्स थे वो डिस्टर्ब थे। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो पॉजिटिव की तरफ डिस्प्लेस्ड हो गए और जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स था वो नेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस्ड हो गए। तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन। मैं अगर यहाँ से बात स्टडी करूँ कि वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्वायर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इंड्यूस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया है। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो चुका है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेड टू बी पोलराइजेशन। इसी बात को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आप देख रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव सारे मॉलिक्यूल्स में एक डायरेक्शन सेटअप हो गई है, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। और ये इसकी क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को शो कर रही है। ओके स्टूडेंट, नाउ हमारे पास में पोलराइजेशन ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ। अब पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो उसने कहा द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻30 कूलम मीटर। अब उसने कहा है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट परमानेंट है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो उस कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का वो रैंडमली होता है, यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू एगिनेशन इन द मटेरियल एंड सोन इन फिगर। यानी कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो उस समय जो डाइपोल मोमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अलाइन में एगिनेशन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलना, जिसे एगिनेशन उत्तेजना बोल सकते, सॉरी हम, और यहाँ पे एगिनेशन का मतलब बोल सकते उत्तेजना। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ऐसी उत्तेजना है कि वो इधर उधर डिस्टर्ब हुए हैं, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई कर देता हूँ तो जो डाइपोल मोमेंट होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का वो टेंड टू अलाइन विद द फील्ड, वो फील्ड की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे जिधर फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही मतलब अलाइनमेंट कर जाता है। सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सोन इन फिगर। तो अब क्या दिखा दिया, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो इन मॉलिक्यूल्स के साथ में नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी कि सभी में डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है। बच्चा पार्टी, यहाँ पे मैंने बताया कि जो डाइपोल मोमेंट था अब यहाँ पे इंड्यूस हो चुका है, सेटअप हो चुका है, अब वो अलाइनमेंट में आ चुका है जिधर डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन। तो नाउ द पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन डिपेंड करेगा वो एक तो किस बात पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द एक्सटर्नल फील्ड विच टेंड्स टू अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल विद द फील्ड। कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल इन द एक्सटर्नल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की
तो डाइपोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में है या नहीं है, ये पोलराइजेशन हो गया इसका मतलब। थर्मल एनर्जीज नेक्स्ट है हमारे पास में, थर्मल एनर्जी ऑफ एगिनेशन विदाउट टेंस टू रैंडम इन द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल। थर्मल एनर्जी यानी कि जो हीट एनर्जी है, एगिनेशन उत्तेजना हुई उसके अंदर, रैंडमली इधर उधर घूमे, कब? डाइपोल के अंदर, जब हम पोलराइजेशन करेंगे। तो बेटा हमारे पास बच्चा पार्टी नेक्स्ट टॉपिक आ गया है पोलराइजेशन। तो जो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएंगे। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स में जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो एक किस में आ जाएंगे, जो ओरिएंटेड कर रहे थे रैंडमली, अब वो एक अलाइनमेंट मतलब एक डाइफील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे। अगर मैं पोलराइजेशन डेंसिटी की बात करूं तो पोलराइजेशन डेंसिटी में कहा गया है, पोलराइजेशन जो बात करता हूं मैं सिर्फ पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू ए। अब Q पोलराइजेशन चार्ज हो गया, D डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया। अगर मैं D से D काट दूं तो ये बच जाएगा चार्ज अपॉन में एरिया, और चार्ज अपॉन एरिया बराबर किसके हो गया? सिग्मा के। यानी कि अभी इस P जो लगा रखा है ये पोलराइजेशन के लिए लगा रखा है बच्चा पार्टी। तो इसका मतलब पोलराइजेशन किसके बराबर आ रहा है? पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बच्चा पार्टी है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स थे जो इधर उधर डिस्टर्ब थे, लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की पॉजिटिव टू नेगेटिव तो इसके अंदर जो चार्जेस थे वो पॉजिटिव की तरफ में नेगेटिव चार्ज चले गए और नेगेटिव की तरफ में पॉजिटिव चार्ज चले गए। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू अब अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो चुकी है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब जो फील्ड रिड्यूस है वो E बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल फील्ड माइनस में पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू E0 माइनस में EP के बराबर हो गया। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स के बेसिस पर हम निकाल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर, एंड ऑन द एज वेल एज बेसिस ऑफ द कैपेसिटेंस। हम ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस वैक्यूम अपॉन मीडियम के बराबर भी हो सकता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी हमारे पास? E। तो E0 एज इट इज, और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाला वो किसके बराबर? E0 माइनस EP के बराबर है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जब हमारे पास में जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी अगर वो ज़्यादा ना आए तो इसका मतलब हो जाएगा जो पोलराइजेशन हो वो डिपेंड किस पे करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आया है तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कम आई है तो इसका मतलब पोलराइजेशन भी हमारे पास कम हुआ है। तो P पोलराइजेशन इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने हटाया तो ये लग गया चाय, और एप्सिलॉन नॉट एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इन्हें वैक्यूम के लिए, और चाय लग गया, और चाय हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं, जिसमें चाय इक्वल टू आ जाएगा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E के इक्वल। यहाँ से आप देखिए अगर चाय को यहीं छोड़ दें तो P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E के इक्वल आ जाए। मैं बता रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टडी किया कि रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो उसमें कहा गया है जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E0 माइनस EP के बराबर आया। अब जो EP है वो सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हम निकाल चुके हैं पहले, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा P सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर किसके था? पोलराइजेशन के बराबर। इसका मतलब E इक्वल टू E0 माइनस, और EP की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? P अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। E एज इट इज़ है, E0 एज इट इज़ है। अब P बराबर भी पोलराइजेशन हम ये निकाल चुके, एप्सिलॉन नॉट चाय इंटू E, एप्सिलॉन चाय इंटू E अपॉन में किसके आ गया? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया तो E इक्वल टू हो गया E0 माइनस में चाय इंटू E इज द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने दोनों साइड्स को E
यानी कि रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया तो ई से ई को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया के। ई से ई कट गया तो माइनस किसके आ गया, चाय के। तो के को आप यही रहने दो, तो चाय इधर चला जाएगा, तो के इक्वल टू हो गया 1 + चाय। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, तो मुझे लगता है कि मैंने ये टॉपिक करा दिया है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या था कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस डिस्टर्ब थे इधर उधर, यानी कि उसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बनी हुई थी, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया, इधर उधर सेटअप कर दिया। तो अब उसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इससे क्या हो, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि हमने उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को बिल्कुल अब ब्रेक डाउन कर दिया है। तो द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज सेम एज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या, वोल्ट पर मीटर, लेकिन कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट जो हो जाएगा वो किलो वोल्ट मिलीमीटर इनवर्स में क्या काउंट करेंगे। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू थी, डियर स्टूडेंट, मैंने इससे पहले भी रिटर्न किए हुए हैं, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने मीका की वहाँ पे 3 to 6 लिखा, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू हमने वहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं की, हमने अप्रॉक्सीमेट लिए 3 to 6, इस तरह से हर एक मटेरियल्स के, हर एक डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स की। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मॉलिक्यूल्स, ये वैल्यू है इनकी, और ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। ये इन चीज़ों को आप देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं था, तो इस बेसिस पर मैंने कोई न्यूमेरिकली असाइनमेंट क्रिएट नहीं किया। तो उससे मैंने क्या किया है, ऐसे ही आपको 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने, 10 क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चा पार्टी, देन कंसर्न में मेरे पास तुरंत सेंड कर देना। इनके सभी के सॉल्यूशन मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, लेकिन पहले आप करने की कोशिश करिए। और अगर फिर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर आप चाहते हो कि हम इन्हें मैच करना चाहते हैं, तो मेरे पास में मैसेज सेंड कर देना, मैं आपको तुरंत इसके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में बनाए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।